नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें आज टोटल हम लोग 120 प्रश्न देखेंगे, जिसमें 60 प्रश्न आपके पैडागोजी के होंगे और 60 प्रश्न आपके जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं वो प्रश्न आज हम लोग ईवीएस से संबंधित देखेंगे। तो कुल मिला जुला के आज टोटल हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे और यह 120 प्रश्न आपके टोटल एक प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड होते यानी दोहराते हैं। जैसे 120 प्रश्न हम लोग देखेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके रिपीटेड प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न बाइलिंगुअल है। आपको यदि इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में इधर देख सकते हैं, हिंदी में आपको देखना है तो हिंदी में आप लोग इधर प्रश्न है इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये हम लोग 61 नंबर से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 61 नंबर से ही पर्यावरण अध्ययन का जो ईवीएस का प्रश्न चालू होते थे 161 नंबर से ही शुरू होते हैं। और हम लोग का वीडियो का ये पहला प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं यह प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसमें संघ शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए दिया लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कच्चे तेल जो पेट्रोलियम होता है उसका उत्पादक कहाँ होता है। बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु में कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 63 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर और सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो इसका ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे संविधान को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। जो पौधे का कार्य है उस पर विचार करना है। पौधे को सहारा देना, पौधे क्या पौधों को सहारा देते हैं। ह्यूमस प्रदान करना, पौधे ह्यूमस प्रदान करते हैं। भोजन संचित यानी भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो पौधे क्या होता है, सहारा देते हैं, ये भी सही है। ह्यूमन यहाँ पे ह्यूमस क्या करते हैं, ये प्रदान नहीं करते हैं, ये वाले ऑप्शन गलत है। भोजन संचित करना ये भी सही है और पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए और सी और डी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। पौधे ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। पोचमपल्ली पहले कहा था भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, यानी पोचमपल्ली भारत दक्षिणी राज्य का ये कस्बा है। और किस राज्य में है पोचमपल्ली, ये पूछ रहा है। क्या कर्नाटक में है, केरल में, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये अब कहाँ पे है, इस समय अब तेलंगाना में है। पोचमपल्ली कहाँ पे, तेलंगाना में है। और किसके लिए जाना जाता है पोचमपल्ली, सुंदरता और डिजाइन की गई चमकदार पोचमपल्ली साड़ियों के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में लौह किस में होता है। गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक। गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़। आंवला, पालक और गुड़। जहाँ पे आंवला होगा, पालक होगा, गुड़ होगा, इसमें लौह जो लौह तत्व होते प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। यानी ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमसे 4 गुनी अधिक देखता है। मनुष्य से 4 गुनी अधिक कौन सा देखता है। क्या वो फाख्ता कौवा मोर है, बाज कबूतर तोता है, कौवा चील बुलबुल है, या बाज चील गिद्ध है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाज, चील और गिद्ध हमसे क्या कहते हैं, ये 4 गुना, यानी हम लोगों से 4 गुने अधिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू क्षेत्र
वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कौन से राज्य में ऐसे लोग बनाते हैं अपने घर को? क्या राजस्थान के, लद्दाख के, असम या उड़ीसा के? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। असम के लोग ऐसे ही छत्र बनाते हैं जो क्या होते हैं, ढालू छत होते हैं और मजबूत बांस के खंभे होते हैं और धरती से 3 मीटर ऊंचे ये लोग बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर, और पटना जो बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। यानी दिल्ली से हम देखेंगे तो गांधीनगर और पटना किस दिशा में दिखेगा। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं मैप के माध्यम से। मैप ये हम लोग का जैसे है मैप है, बस समझने के लिए है। तो आपका दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली लगभग आपका, दिल्ली यहाँ पे लगभग, यहाँ पे दिल्ली है। गांधीनगर जो गुजरात है लगभग यहाँ पे है। और पटना आपका, पटना बिहार की इधर है, लगभग यहाँ पे बिहार है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, और ये आपका पश्चिम, और ये पूरब हो गया। तो ऐसे हो गया। अब जैसे मान लेते हैं जो बीच वाला भाग होता है, इसको यहाँ से दक्षिण पश्चिम कहेंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली से सीधे एक लकीर ऐसे खींच लीजिए आप लोग, ऐसे हम लोग खींचेंगे। थोड़ा नक्शा हम लोग का थोड़ा सा ये हो गया, जैसे ये जो पटना है यहाँ पे लगभग आएगा, यहाँ से सीधे लकीर ऐसे खींचेंगे। अब क्या हो गया, जो आपका दिल्ली है, दिल्ली से जो गांधीनगर है, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम में। और जो पटना है आपका, ये दक्षिण पूर्व में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार आप लोग मैप में भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैप सही से बना नहीं था, लेकिन यह आपका जो स्थिति है ये होगा दक्षिण पश्चिम होगा। यहाँ से गुजरात आपको, दिल्ली से गुजरात जो गांधीनगर यहाँ पे होगा, और दिल्ली से जो पटना होगा आपका, पटना जो होगा यहाँ पे होगा। तो इस तरह की आपका जो मैप बनेगा ऐसे बनेगा। तो दक्षिण पश्चिम होगा और दक्षिण पूर्व में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने टमाटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ी में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे या इत्यादि। तो जो टमाटर पे प्रयोग किए थे, मटर पे जो प्रयोग किए थे वो वैज्ञानिक कौन से हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, या ग्रागोर जॉन मेंडल है, या जॉर्ज मेस्टल है, या जॉर्ज डार्विन है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ही मटर पे क्या किए थे? प्रयोग किए थे। हम लोग क्या 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ, अब यहाँ से पैडागोजी के प्रश्न चालू हो जाएंगे। 15 प्रश्न हम लोग पैडागोजी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? जो हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं उसमें से कह रहा है एक प्रश्न, एक ऐसे कौन सा विषय है जो 2005 एनपीएस 2005 के द्वारा सुझाया गया है? क्या वो पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, या चीज़ें कैसे काम करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। हम लोग का क्या है, एक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, जो सीटेट के पाठ्यक्रम है उसमें भी यह है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 72 देखेंगे। यानी हम लोग का ये 12वां प्रश्न होगा, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो उपाख्यान अभिलेख हैं उसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को मिलाना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों इत्यादि की पहचान करना। तो इसमें क्या नहीं, ये पहला जो ऑप्शन है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये हम लोग दर्ज नहीं करना, उपाख्यान में क्या करना है? दर्ज नहीं करना है। फिर क्या नहीं करना है? निर्णय वाले कथनों को लिखना है। निर्णय वाले जो भी कथन होते हैं उसको भी हम लोग क्या होता है, उपाख्यान में दर्ज नहीं करते हैं। ये तो क्या हो गया, ये एक लर्निंग से संबंधित प्रोसेसिंग हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एकीकृत, एक ऐसे प्रश्न ऐसे कक्षा बनाना है जिसमें एकीकृत कक्षा बनाना है, ईवीएस के एकीकृत कक्षा बनाना, तो आप कैसे तैयार करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, जहां अलगाव की बात रहता है वहाँ पे ये वैसे निगेटिव टैग वर्ड आ जाएगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। नहीं भैया, अलग कैसे करेंगे, जो आपके 1 से 5 के शिक्षक हैं वही पढ़ाएंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था क्या परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। दूसरा कह रहा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विषयों को प्राप्त करना है। अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना है। पाचन की क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना है। पहले वो जानना चाहता है कि पाचन से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं कितना वो जानते हैं, यानी वो पूर्व ज्ञान को जानना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध से सही नहीं है। सही नहीं है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। पहला दिया है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा दिया है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तीसरा दिया है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो अब हमें क्या करना है, निगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है, यानी निगेटिव चीज़ें ढूंढनी है। तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। अरे भाई, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड पर दिखाएं। केवल लड़के से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जैसे इसमें कह रहा है स्मिता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में अपनी कक्षा में क्या करने चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं, इससे क्या होगा, उनके अंदर एक तरह से रूढ़िवादिता बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ये भी नहीं दिखाना है। केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करना को कहें, ये भी नहीं। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इससे क्या होगा, उससे जितने भी छात्र होंगे उससे बहुत प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। दूसरा कह रहा है किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। नहीं भैया, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऐसा नहीं करना है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसकी कठिनाइयों को पता लगाना है और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, यानी उसकी कठिनाइयों को पता करें और उस जो भी कठिनाई है उसको उसके अनुसार से ही करके उसको
हल करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? यानी मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, निषिद्ध मतलब सही तरीके से होना चाहिए, विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब वो प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रही है। वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये भी नहीं होगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और चौथा है, वह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईबीएस में मानचित्र कौशल। ईबीएस में जो मानचित्र कौशल है कैसे है? लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थलों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को क्या करता है? विकसित करता है। जो मानचित्र होता है, मानचित्र में क्या होता है? लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। केवल लैंडस्केप हम लोग देखेंगे नहीं, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, ये भी नहीं है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, भी नहीं है। वो स्थानों को सापेक्ष स्थिति क्या है, जो भी स्थान है उसकी स्थिति क्या है, उसकी समझ को क्या करता है? विकसित करता है, यानी उसकी समझ को बताता है यह स्थान कहाँ पे है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। जो एबीएस की एकीकृत प्राकृति है किसमें सहायक है? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में, और दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में क्या होता है? एक एकीकृत प्रकृति सहायक, यानी ईबीएस की एकीकृत प्रकृति एक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81। निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? निम्नलिखित में से ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार और अवधारणा मानचित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, अवधारणा मानचित्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? कह रहा है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह विद्यार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका जो ऑप्शन है हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नीचे दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सी और डी हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये क्या है? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की क्या करता है? मदद करता है। इससे हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी जो भी ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये विद्यार्थियों को कुछ साल 100 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी
की सराहना करने में मदद करता है और यह विद्यार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहिए जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे, थोड़ा प्रश्न लंबा है। इसमें कह रहा है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। जो वाणी है एक शिक्षक है यानी शिक्षिका है, वह 50 छात्रों को एक साथ ऐसे जोड़ना चाहती गतिविधि में यानी खेल में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। कह रहे कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना उचित है। 20 साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना और नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। जब 50 छात्र हैं तो उसको नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण करा के उस क्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उस छात्र को देना, जो भी छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। जो इकरा है अपने शिक्षार्थियों को, जो इकरा एक शिक्षिका है, अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ये मनोरंजन साधन उपलब्ध है, यह मनोरंजक साधन उपलब्ध है नहीं भाई। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते नहीं। ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अनुशासन बनाए रखने, जहाँ अनुशासन की बात होगा गलत हो जाएगा। ध्यान खींचने के लिए नहीं, नियमों को पालन करने के, नियम को कोई पालन नहीं करना है, ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। कहाँ पे लोग तोरांग को जंगल कहते हैं। तोरांग का अर्थ जंगल है, किस राज्य के लोग कहते हैं। क्या असम, उड़ीसा, मिजोरम या झारखंड। तो ये झारखंड के लोग जो होते हैं, झारखंडी लोग क्या होते हैं, तोरांग को क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये तो प्रश्न लगाना पड़ेगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रश्न इत्यादि आप लोग एक बार जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। जो मधुमक्खी है और जो उनका छत्ता है उनसे संबंधित कौन सा विषय सही नहीं है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बात ये तो सही है। इसमें से गलत हमें चुनना है। कह रहा इसके बाद नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा कह रहा छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। जो नर मक्खी होती है यह छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होता है, मादा जो मक्खियाँ होती है वही महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें निगेटिव ढूंढना था। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। छत्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होती हैं, मादा मक्खियाँ होती हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
इससे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। यानी मिर्ची कहाँ से आया था ये पूछ रहा है। क्या अफगानिस्तान से आया था, इंग्लैंड से आया था, दक्षिणी अमेरिका से आया था, दक्षिणी अफ्रीका से आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। फिर आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट दूसरे ईयर का अगला पेपर है, हम लोग देखेंगे। ये 2018 का पेपर है। अब थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, केवल हम आप लोग को ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, फटाफट आंसर ही बताते चलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। भारत में बिहार के साथ जम्मू और गोवा की स्थिति क्या है? बिहार के साथ बिहार से है, जम्मू कश्मीर और गोवा कहाँ पे है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में एक तो बनेगा ही, तो आप मानचित्र एक बार जरूर देखिएगा। तो पहले हम आप मानचित्र पर जान लीजिए बिहार किधर। बिहार यहाँ पे है। आपके जम्मू और कश्मीर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर आपके जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे हो है, और आपके जो लद्दाख इत्यादि यहाँ पे है। तो एक बार मानचित्र ही बना दे रहे हैं, मानचित्र से आप लोग समझ जाइएगा। मानचित्र तो बनाना आता नहीं है, जो भी है। एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। मान लीजिए भारत है, भारत में मान लीजिए कहाँ, ये आपका बिहार है। यहाँ पे क्या है? बिहार है। ये तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका? यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। और आपका गोवा कहाँ पे पड़ता है? तो गोवा आपका, गोवा लगभग यहाँ पे पड़ता है। गोवा लगभग यहाँ पे पड़ता है। ये आपका क्या हो गया? ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तीर मारिए, यहाँ से तीर मारेंगे तो कहाँ पे होगा? ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। बीच में जो भी भाग होता है तो इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं हम लोग। ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। तो हम लोग यही दोनों देखना आते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? ये जो आपका बिहार से जो कश्मीर है वो तो उत्तर पश्चिम में है। कश्मीर कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। और यहाँ से जो गोवा हम लोग देखेंगे तो गोवा कहाँ में? दक्षिण पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यानी बिहार से जो हम लोग जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में दिखेगा, और गोवा कहाँ दिखेगा? गोवा हम लोग का दक्षिणी पश्चिम में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में एक तो बनना ही बनना है, तो मैप की जानकारी आप लोग को रखना पड़ेगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, कह रहा है किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? ये धीमी गति से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति की कौशल या ग्राफिक कौशल। इसका हो जाएगा चित्रण कौशल। चित्रण माध्यम से ही क्या करते हैं? स्थान को जानते हैं, दूरी जानते हैं और दिशा को ज्ञान करते हैं। चित्रण यानी जो मानचित्र होता है उसके माध्यम से हम लोग स्थान को जानते हैं, दूरी जानते हैं और दिशा इत्यादि को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 64 देखेंगे। चौसठ दिया है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? कह रहा है कि इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा NCF 1975। NCF 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नदी बांधों से उत्पन्न
जल विद्युत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी एवं हवा से प्रदूषित नहीं करता है। कह रहा है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी एवं हवा को प्रदूषित नहीं करता है। ये तो बात सही है, पानी और हवा को ये प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो है आपका ये गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के दृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान कहाँ होते हैं? हिमालय के दृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ताजमहल को पीला होने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा काकतीय राजवंश ने बनवाया था गोलकोंडा किला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71। ये तो प्रश्न है, प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा द्रव्यमान एक अदिश राशि है। बाकी सब गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भाग ये सब आपके सदिश राशि इत्यादि हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? जिसमें से प्रकाश क्या होता है? गुजरता नहीं। मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश वहाँ से टकरा के वापस आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अपारदर्शी कहलाती है, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दिया है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका उत्तर ये प्रश्न दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक विलेय का विघटन पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या भार पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सुषमा जो एक टीचर है वो चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो यहाँ से पैडागोजी हम लोग देखेंगे कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बच्चे को एक पौधे को अपनाने को कहें, लेने को कहें और उसे पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? थोड़ा सा ऑप्शन आप लोगों का कट रहा होगा, अब दिख रहा होगा। इनमें से समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया।
इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। जिसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न थोड़ा बहुत बड़ा है, इसको हम लोग थोड़ा आराम से देखेंगे। प्रश्न है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए पीजिए ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब बच्चे कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समय का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? क्या यह संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, अनुभवात्मक है, या अन्वेषण दृष्टिकोण है, या मानवतावादी दृष्टिकोण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का एक अवसर प्रदान करता है, यानी जो समुदाय है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का साधन है क्योंकि यह एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। कह रहा पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन यही हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा और अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशित नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए है। परिवार की परिभाषा क्या है? गलत है। परिवार की परिभाषा ऐसे नहीं दिया जाता है। कह रहे कक्षा जैसे प्रश्न था, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया, रमा जो एक टीचर है, कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो आपको ऐसे परिभाषा ये गलत है। रामा को क्या कहना चाहिए था? माता पिता और साथ में उनके बच्चे हैं तो यह एकल परिवार हो गया। यदि उसी में दादा दादी नाना नानी इत्यादि जुड़ जाते हैं तो यह क्या हो जाता है? आपके एक विस्तृत परिवार हो जाता है। विस्तृत परिवार को क्या कहते हैं? एक परिवार दो तरह से होता है ना। एक क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि हैं या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सही हो जाएगा। एकीकृत, समावेशी और विषयगत सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सांपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है, संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, यही सही हो जाएगा। प्रश्न एक क्या था, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। तो उस अध्याय का मुख्य शीर्ष क्या है कि सपेरों और सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, जो भी सपेरे सांपों को नुकसान न पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस एवं शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो जो मिड डे मील होता है, जो दोपहर के टाइम में खाना दिया जाता है बच्चों को, लंच के टाइम में दिया जाता है, उसके बारे में कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह ईवीएस एवं शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस एवं पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, यही उत्तर हो जाएगा। अबोध का भार कम करने की जरूरत नहीं, ईवीएस एवं पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत नहीं होगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, अबोध की भार कम करने की जरूरत है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? जो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियों का अलग अलग सीख सकते हैं, लड़के लड़कियां अलग नहीं, अलगाव नहीं करना है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना है, अलग करना ये भी गलत है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित भी नहीं करना, नहीं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है, ब्रेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। बालक मतलब क्या है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? जो वैकल्पिक ढांचा, इसका क्या अर्थ होता है? कह रहे विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक से स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से अस्वीकृत और स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक किस प्रकार का वाक्य है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रूढ़िबद्ध धारणा है। या ये भी हो सकता है कि ये क्या है? एक मिथक है, यह एक मिथक है, ये भी हो सकता है, इन दोनों हो सकता है, लेकिन यह सबसे सटीक यही हो जाएगी, ये एक मिथक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो वीडियो का रिस्पांस बढ़िया रहा तो फिर आगे हम जो भी प्रश्न बचते हैं उसको भी करा देंगे। तो आज के वीडियो में हम टोटल 60 प्रश्न देखे हैं। लगभग इसमें 30 हम लोग पेडागोजी के प्रश्न देख लिए हैं और 30 आपके ईवीएस के प्रश्न देख लिए हैं।
तो टोटल मिला के हम लोग 60 प्रश्न आज देखे हैं। उम्मीद करें आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर जो वीडियो का रिस्पांस अच्छा खासा रहा तो इसका अगला पार्ट भी हम बनाएंगे, आगे लेकर आएंगे। तब तक नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम।